Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, I am here to assist you for the UPSC preparation. Whatever I am providing here, that is the precise study for the UPSC and all the state PCS examination. Friends, do not worry about the preparation because whatever I am providing here, that is the data from the prominent institution. I am providing all the data within the free amount here. Come along with me and reach up to the zenith of your career. Okay friends, let's get started. Today questions. Today I will talk about the 24th video of the UPSC preliminary mock test series. स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी. Which of the following directive principle of state policy, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आर laid down in the Indian Constitution? कौन से हैं? First one, providing free education to all children of age between 6 to 14. Second है banning the consumption of the drugs that are injurious to health. Third है empowering the village panchayats with the educate powers. Fourth है abolition of the untouchability. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. अगर साथ ही साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो आपको एग्जामिनेशन जैसा फील होगा, और अगर आपका गलत होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं बताऊंगा तब एक्सप्लेनेशन, तो आपको याद रहेगा लंबे टाइम तक. अगर ठीक होता तो मतलब आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है. ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड फोर्थ, और डी है थर्ड एंड फोर्थ. तो इसका सॉल्यूशन बी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. और फ्रेंड्स, अगर आपको स्लो मान लो वीडियो हो रही है तो आप फास्ट करके उसकी स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, आपका जल्दी सिलेबस कवर हो जाएगा. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. Providing education to all children between the age of the 6 to 14 is a fundamental right under Article 21A. मतलब 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना फंडामेंटल राइट बना दिया गया था. आर्टिकल 21A में है ये. और उससे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन देना 6 साल तक DPSP में काउंट होता है. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 47 अंडर DPSP, स्टेट्स शैल एंडेवर टू ब्रिंग अबाउट द प्रोहिबिशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स एंड विच आर इंजूरियस टू हेल्थ. मतलब आर्टिकल 47 में लिखा गया है जो आपके शरीर के लिए हानिकारक है. न्यूट्रिशन वैल्यू होनी चाहिए बॉडी में, और नशे को बंद करो. अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 40 अंडर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स एंड एंडाउ देम नेसेसरी पावर्स अथॉरिटी टू एनेबल देम फिक्सन एज ए यूनिट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट. तो उसको सेल्फ गवर्नमेंट के रूप में दिया जाता है. आर्टिकल 40 में लिखा गया है कि पंचायत को एम्पावर करो. आर्टिकल 17 क्या है? एबोलिश अनटचेबिलिटी एंड इट इज़ ए फंडामेंटल राइट है. अनटचेबिलिटी को एबोलिश करना फंडामेंटल राइट है, DPSP नहीं है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. DPSP और फंडामेंटल राइट में यही फ़र्क होता है कि फंडामेंटल राइट्स के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं, DPSP के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वुमेन लीडर्स ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट. तो वुमेन का जो नेशनल मूवमेंट के दौरान क्या रोल था उसके बारे में. एनी बेसेंट सपोर्टेड द क्विट इंडिया मूवमेंट फ्रॉम बर्लिन. सेकेंड है विजय लक्ष्मी पंडित वाज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द कैबिनेट पोस्ट इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया. थर्ड है मार्गरेट एलिजाबेथ कजन्स फाउंडेड दैट ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड सेकंड, और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन बी है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. एनी बेसेंट प्लेड ए की रोल इन दी होम रूल लीग मूवमेंट इन 1916. होम रूल लीग में उन्होंने बहुत बड़ा रोल लिया. सी डाइड ऑन दी 20 सितंबर 1933 एट द एज ऑफ द 85 इन अड्यार मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में. एंड सी डिड नॉट सपोर्ट द क्विट इंडिया मूवमेंट. उन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया क्योंकि वो 1933 में तो वो मर गई थी. क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 में आया था. होम रूल लीग को उन्होंने सपोर्ट किया था. एनी बेसेंट ने. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. विजय लक्ष्मी पंडित वाज द फर्स्ट वुमेन टू होल्ड ए कैबिनेट पोस्ट इन द प्री इंडिपेंडेंस इंडिया 1937. सी वाज इलेक्टेड टू द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर ऑफ द यूनाइटेड प्रोविंस एंड वाज डेजिग्नेटेड मिनिस्टर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एंड पब्लिक हेल्थ. She held the latter post until 1938 and again from 1946 to 1947. लक्ष्मी पंडित जो है. थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है. ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस वाज फाउंडेड बाय द मार्गरेट एलिजाबेथ कजन्स इन 1927. It is an NGO based in Delhi which aims to improve educational efforts for women and children, also tackle women rights issue. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
with reference to the standing financial committee of the parliament consider the following statement. फाइनेंशियल कमेटी के बारे में है. फर्स्ट है देयर मेंबर्स आर फ्रॉम द लोकसभा ओनली. सेकंड है देयर मेंबर्स आर इलेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू. तो इसका सॉल्यूशन बी है. सम ऑफ द स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी आर एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. ऑल द स्टैंडिंग फाइनेंशियल कमेटी मेंबर्स आर नॉट फ्रॉम द लोकसभा ओनली. ओनली लोकसभा से नहीं होते. फॉर एग्जांपल द मेंबर्स ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड द कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग. पब्लिक अकाउंट कमेटी या पब्लिक अंडरटेकिंग आर फ्रॉम द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. द एस्टिमेट कमेटी हैज इट्स मेंबर एक्सक्लूसिवली फ्रॉम द लोकसभा से. और आपको कमेंट सेक्शन में बताना है एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. द मेंबर्स ऑफ द कमेटी आर इलेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. मतलब प्रीफरेंस देने वाली है, मतलब नंबर 1 पे किसी को प्रीफरेंस दे दिया, 2 पे किसी को, ऐसे ही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिगार्ड टू द शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006. फर्स्ट है इट प्रोवाइड्स दैट नो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर शैल बी एविक्टेड और रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट लैंड अंडर हिज और हर ऑक्यूपेशन टिल द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज कंप्लीट. मतलब कोई ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स है, वहाँ रहने वाला जंगलों में, सी विल बी evicted or removed from the forest land under his occupation till the verification process is complete. जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता. सेकेंड है इट प्रोवाइड्स फॉर द रिकग्निशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट ऑफ द अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स ऑफ whom at least 3 जनरेशन रिजाइड इन द फॉरेस्ट लैंड. मतलब जो वहाँ पे रहता है उसकी 3 जनरेशन रहनी चाहिए क्या. थर्ड है इट प्रोवाइड्स हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल राइट टू ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स. मतलब एक मान लो दादा रह रहा तो पोते को भी वो राइट मिलेगा क्या. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट एंड सेकेंड, बी है सेकेंड एंड थर्ड, सी है थर्ड ओनली और डी है फर्स्ट सेकेंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन ए है. द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 रिस्टोर्ड द डिप्राइव्ड फॉरेस्ट राइट्स बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी ऑफ द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स अक्रॉस द इंडिया. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. द एक्ट स्टेटेड दैट नो फॉरेस्ट डिवेलिंग ट्राइब मेंबर्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स शैल बी एविक्टेड और रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट लैंड अंडर हिज कंट्रोल टिल द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड. तो एक्ट क्या बताता है. नो फॉरेस्ट डिवेलिंग ट्राइब मेंबर्स, जो वहाँ पे फॉरेस्ट में रह रहा है कोई ट्राइबल जाति का आदमी है, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स शैल बी इवेक्टेड और रिमूव्ड फ्रॉम द फॉरेस्ट लैंड अंडर हिज कंट्रोल टिल द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज नॉट कंप्लीट. निकाला जा सकता है जब तक वेरिफिकेशन नहीं होता. सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. द एक्ट रिकॉग्नाइज फॉरेस्ट राइट्स ऑफ द ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स प्रोवाइडेड दे हैव रेजाइडेड फॉर द एटलीस्ट 3 जनरेशन बिफोर 2005 से पहले 3 जनरेशन रहनी चाहिए. हैव रिलाइड ऑन द फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड ऑन बोनाफाइड लाइवलीहुड. ए जनरेशन फॉर दिस पर्पज वुड मीन 25 साल की एक जनरेशन मानी जाती है. मतलब 2005 से 75 साल पहले वहीं रहना चाहिए वे. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इट आल्सो स्टेटेड दैट राइट्स कन्फर्ड शैल बी हेरिटेबल बट नॉट एलिनेबल और ट्रांसफरेबल. मतलब ट्रांसफरेबल नहीं है, ना ही लेनिएबल है. हेरिटेबल है, मतलब अपने दूसरों को नहीं ट्रांसफ़र किए जा सकते. मान लो बोला मैं तो यहाँ से जा रहा हूँ, तुम्हें यहाँ रख के जा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, एलिएनेबल नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर द नॉर्थ सी. कौन से कंट्री नॉर्थ सी से बिलोंग करते हैं, बॉर्डर है जिनकी. डेनमार्क, पोलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, फिनलैंड. ए है फर्स्ट थर्ड फोर्थ, बी है सेकंड थर्ड फिफ्थ, सी है फर्स्ट सेकंड थर्ड, डी है फोर्थ एंड फिफ्थ. कौन सा आंसर करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ये मैप का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी मैप बेस्ड, तो आपको ध्यान से देखना. मैप में नॉर्दर्न सी कहाँ पे है. इज वन ऑफ द सी इन द अटलांटिक ओशन. अटलांटिक ओशन में है. इट ओपन्स इनटू द अटलांटिक ओशन वाया द इंग्लिश चैनल. द सी इज द वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट यूटिलाइज्ड सीज with the extensive fishing and shipping, power production, recreation, defense. It also hosts the world largest ports Hamburg and Rotterdam. तो यहाँ से एक क्वेश्चन और बन गया. हैम्बर्ग एंड रोटरडैम सबसे बड़े पोर्ट हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है. डेनमार्क इज ऑन द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द नॉर्दर्न सी. डेनमार्क ईस्टर्न बाउंड्री में है. पोलैंड बॉर्डर्स विद द बाल्टिक सी बट डज नॉट बॉर्डर विद द नॉर्दर्न सी. पोलैंड नहीं है. नॉर्वे लाइज ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ द नॉर्दर्न सी. नॉर्थ ईस्ट बाउंड्री में है, ये आपको मैप में देखना है. फ्रांस लाइज ऑन द साउदर्न बाउंड्री ऑफ द नॉर्थ सी. इन
इनकरेक्ट फिनलैंड है, फिनलैंड डज नॉट बॉर्डर विद द नॉर्दर्न सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द वायरस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। ए वायरस कैन नॉट रिप्रोड्यूस टू ओन इट्स ओन, मतलब अपने आप पैदा नहीं हो सकता दोबारा से, रिप्रोड्यूस। ऑल वायरस कंटेन DNA and their genetic material. Antibiotics can be used for controlling the transmission of the viral infection. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। वायरस कैन ओनली रेप्लिकेट देमसेल्व्स बाय इन्फेक्टिंग ए होस्ट सेल, मतलब उनकी कॉपी बन सकती है होस्ट सेल को इन्फेक्ट करके। देयरफॉर कैन नॉट रिप्रोड्यूस ऑन देयर, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, अपनी कॉपी बनाते हैं, रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं दोबारा से। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वायरल पार्टिकल्स और वीरेनियस कंटेन्स ए सिंगल न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ आइदर RNA और DNA core surrounded by the protein coat and sometimes in enzymes. DNA virus tend to replicate within the nucleus of the host cell, whereas RNA virus generally do so in the cytoplasm. Hence, all viruses do not contain DNA and their genetic material. Third statement incorrect है। Antibiotics are weapon against bacterial disease, not viral disease. तो एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को मारती है, ना कि वायरल को मारती है। फॉर कंट्रोलिंग वायरल इन्फेक्शन वन शुड यूज एंटीवायरल मेडिसिन और वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है। वेटलैंड्स रिलीज मीथेन इन द एनवायरमेंट। Explosion of the volcanoes release oxides of sulfur into the environment. Lightning releases oxides of the nitrogen into the atmosphere environment. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है सेकंड ओनली, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। डी सॉल्यूशन इसका करेक्ट है। In wetlands, soil microbes and plants are forced to metabolize under anaerobic condition. Anaerobic without oxygen होता है, anaerobic condition. This lead to methane production. Methane होती है। Second statement correct है। Sulfur is released during the eruption of the volcanoes. Similarly, because it is very common on Earth crust and upper mantle, sulfur readily comes to the surface of the Earth because it is a relatively light element. Sulfur light element है। The third correct है। Thus very high temperature in the vicinity of the lightning bolt causes the gases oxygen nitrogen in the air to react from nitric acid. The nitric oxide during very quickly reacts with the nitrogen oxygen to form nitrous oxide. Next question पे चलते हैं। With reference to the RBI role as a banker of the two state government, consider the following statement. First है। all the state governments are required to maintain a minimum balance with the RBI. Second है। the state government are not eligible for the wage and means advance scheme of RBI. Third है। RBI maintains the principal account of the state government. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड ओनली, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। RBI Act 1934 requires the central government to entrust the RBI with all its money, remittance, exchange, banking transaction in India. The management of its public debt, the government also deposits in the cash balance within the RBI. RBI may also, by agreement, act as a banker and debt manager to the state government also. Currently, the RBI acts as a banker to all the state governments in India. First statement correct है। all the state governments are required to maintain a minimum balance within the RBI which varies state to state depending upon the relative size of the state budget and economic activity. Second statement incorrect है। to tide over temporary mismatch in the cash flow of the receipts and payment, the RBI provides wage and means advance overdraft, मतलब OD बोलते हैं इसको, overdraft to the state government. Section 17 clause 5 of the RBI Act authorize central bank to lend the central and state government subjected to their repayable not later than the 3 months from the date of the making of the advance. 3 महीने के अंदर पैसा वापस आ जाएगा, तो वेज एंड मीन्स के एडवांस पैसा दे सकते हैं, ओवरड्राफ्ट दे सकते हैं। RBI मेंटेन्स द प्रिंसिपल अकाउंट्स ऑफ द सेंट्रल एज वेल एज द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एट इट्स सेंट्रल अकाउंट सेक्शन नागपुर. It has put in place well-structured arrangement for the revenue collection as well as payment on behalf of the government across the country. Next question पे चलते हैं। With reference to the New START treaty between United States of America, USA and Russia,
न्यू स्टार्ट ट्रीटी के बारे में, वो न्यूज़ में थी, इसके बारे में स्टेटमेंट। इट इंटर्ड इनटू द फोर्स फरवरी 2021। इट कैप्स अकाउंटेबल डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिकली न्यूक्लियर वार हेड एंड बॉम्ब्स ऑन द बोथ साइड्स। थर्ड है इट पुट्स कंस्ट्रेन ऑन द करंट एंड प्लान मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम ऑफ द बोथ कंट्री। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है सेकंड ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। इन फरवरी 2021 द यूएसए एंड द रसिया फेडरेशन एग्रीड टू एक्सटेंड द न्यू स्टार्ट, मतलब स्टार्ट क्या होता है, स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी फॉर द 5 years। फर्स्ट स्टेटमेंट इनके है द treaty entered into the force on the February 2011. It was extended for 5 years in 2021. Under the treaty, the United States of America and Russia Federation had 7 years to meet treaty central limits offensive arms on February 2018, and then they obliged to maintain those limits for as long as the treaty remain in force. मतलब अपने न्यूक्लियर आर्म उतने ही रखने, उससे बढ़ाने की यूएसए रसिया में ट्रीटी में हुए थे, 2011 में हुई थी और ये अब 5 साल के लिए बढ़ा दी गई है 2021 में। इट कैप्स अकाउंटेबल डिप्लॉयड स्ट्रेटेजिकल न्यूक्लियर वार हेड एंड बॉम्ब्स ऑन दी बोथ साइड्स, 1550 एक के पास हैं। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द प्रीएम्बल ऑफ द ट्रीटी एक्नॉलेजमेंट दैट इन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव आर्म एंड स्ट्रेटेजिक डिफेंसिव आर्म। Current strategic defensive arms do not undermine the viability and effectiveness of the strategic offensive arms state of the particle. Since it does not put an constraint on the current and planned missile defense programs on the both countries. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मतलब करंट जो आपका प्लान है उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाता ये। Consider the following statements with reference to the Gaganyaan mission. First है it will be an India first manned space mission. Second है the main aim of the mission is to build India own space station by 2022. Third है the spacecraft will be heavier than the other spacecraft launched by the space agency in the world. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकंड, सी है सेकंड और डी है सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन ए है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इन 2018 इंडिया फर्स्ट मैन स्पेस मिशन कॉल्ड गगनयान अनाउंस्ड बाय द पीएम ऑफ इंडिया इन द इंडिपेंडेंस डे स्पीच। 2018 में पीएम स्पीच में कहा था कि गगनयान हम करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द प्रोजेक्ट एम द सेंडिंग द एस्ट्रोनॉट्स टू ए लोअर ऑर्बिट ऑफ द अर्थ एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी सच ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल्डिंग ए स्पेस स्टेशन। लोअर अर्थ ऑर्बिट में भेजने का मिशन है, कोई स्पेस स्टेशन नहीं बनाना है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है। 7-ton spacecraft will orbit the Earth at a altitude of the 400 km for up to 7 days. It is not the heaviest spacecraft launch as compared to the other space agency. Currently, the heaviest spacecraft is the ISRO International Space Station heaviest. That is all for today. I will come tomorrow with more questions. Please share my video among your friends so that they can get benefited. And thanks for watching. Bye.